नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। अगर आप उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास 11 में हम चर्चा करेंगे गढ़वाल का पंवार वंश का पार्ट 2 से संबंधित नवीनतम पैटर्न पर आधारित एमसीक्यूज, जो आपकी आगामी आने वाली यूके यूकेपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं हेतु काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के अंत में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें और उसका उत्तर कमेंट में दें। एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो विजिट करें jardhariclasses.in और टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और वीडियो कोर्स के लिए हमारे जरधारी क्लासेस ऐप जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो दो सूची यहाँ पर दी गई है। सूची 1 में है जो उपाधि मिली है और सूची 2 में है संबंधित जो शासक और व्यक्ति। तो गढ़वाल का नेपोलियन, तो गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अजयपाल को। तो राजा अजयपाल को गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है। नाकाटी रानी रानी कर्णावती को। गर्भभंजन की उपाधि दी गई महिपत शाह को और गर्भभंजक की उपाधि माधो सिंह भंडारी को। तो देख सकते हैं, ए का हो गया 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो 3 4 2 1, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो जो गढ़वाल का नेपोलियन है, ये अजयपाल को उसकी विजय यात्राओं और 52 गढ़ों के एकीकरण के कारण इसे गढ़वाल का नेपोलियन और गढ़वाल का अशोक और गढ़वाल का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम है, गढ़वाल का नेपोलियन, अशोक और गढ़वाल का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? अजयपाल को कहा जाता है। नाकाटी रानी की बात करें तो 1635 में मुगल सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर हमला किया था और रानी कर्णावती ने मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए, जिसके कारण उसका नाम पड़ा नाकाटी रानी। गर्भभंजन की उपाधि महिपत शाह को मिली है। महिपत शाह को गर्भभंजन की उपाधि दी गई है। ये पंवार वंश का सबसे अधिक वायु में बनने वाला शासक था, तो सबसे वृद्ध शासक था ये। गर्भभंजक की बात करें तो ये महिपत शाह के महान सेनापति माधो सिंह भंडारी और इन्हें गर्भभंजक कहा जाता है। मलिथा की जो कुल का निर्माण है ये माधो सिंह भंडारी ने ही किया। तो गर्भभंजक थे माधो सिंह भंडारी और गर्भभंजन की उपाधि मिली थी महिपत शाह को। क्वेश्चन नंबर 2 है, फतेहपति शाह के दरबार के नवरत्नों और कवियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन है फतेहपति शाह के दरबार के नवरत्नों के संबंध में। तो पहला कथन है, रतन कवि ने अपनी रचना फतेह प्रकाश में फतेहपति शाह को हिंदुओं का रक्षक कहा है। तो कथन 1 तो सही है। यहाँ पर जो रतन कवि है, इन्होंने अपनी रचना थी इनकी फतेह प्रकाश और इसमें फतेहपति शाह को हिंदुओं का रक्षक कहा है। कथन दूसरा है कि कवि मतीराम ने अपना ग्रंथ रसराज मोलाराम को समर्पित किया। तो जो मतीराम था, इनका जो ग्रंथ था रसराज, ये मोलाराम को समर्पित था। तो ये कथन गलत है। ये मोलाराम को नहीं बल्कि मंगत राम को समर्पित था रसराज। तो इसलिए हमारा केवल कथन 1 सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कथन 1 तो सही है कि रतन कवि, जिन्हें क्षेमराज भी कहा जाता है, तो रतन कवि को, ये भी नोट करने वाली बात है, क्षेमराज कहा जाता है रतन कवि को। और इन्होंने अपने ग्रंथ फतेह प्रकाश में फतेहपति शाह की प्रशंसा करते हुए उन्हें 3 प्रमुख उपाधियां दी है। एक है हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर और उदंडों को दंड देने वाला। तो ये 3 उपाधियां रतन कवि ने दी है फतेहपति शाह को। कथन 2 गलत था, क्योंकि कवि मतीराम ने अपना जो प्रसिद्ध ग्रंथ है रसराज फतेहपति शाह के दरबारी चित्रकार मंगत राम को समर्पित किया है। मंगत राम गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम के पिता थे और ये ग्रंथ मोलाराम को नहीं बल्कि इनके पिता को मंगत राम को समर्पित था। तो कौन सा ग्रंथ है? ये रसराज ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 3, टिहरी रियासत के प्रशासन और सुदर्शन शाह के कार्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हमें बताना है। यहाँ पर 4 कथन हमें दिए गए हैं और सही कथन हमें बताना है। सुदर्शन शाह के समय राजस्व का 7/8 भाग अनाज के रूप में और 1/8 भाग नगद लिया जाता था। तो ये तो गलत है। यहाँ पर अनाज के रूप में 1/8 लिया जाता और नगद के रूप में 7/8 भाग लिया जाता था। टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त 1823 में सुदर्शन शाह के काल में हुआ। तो ये जानकारी सही है। दूसरा कथन तो सही है। तीसरा है, सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ की रचना की जिसमें 5 खंड थे। तो ये गलत है, 5 खंड नहीं बल्कि इसमें थे 7 खंड।
तो तीसरा कथन भी हो गया गलत। तो हमारे देखिए पहला और तीसरा गलत हो गया। चौथा क्या है, सुदर्शन शाह का वजीर दुर्गादत्त पैनुली था, ये सही है। तो सत्य कथन में बताना था, तो कौन सा है, एक पहला है और एक फोर्थ है, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नहीं, सेकंड और फोर्थ, हाँ, तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। राजस्व व्यवस्था की बात करें सुदर्शन शाह के समय में, तो यहाँ पर राजस्व का 1/8 भाग अनाज के रूप में और 7/8 भाग नगद राशि के रूप में एकत्रित किया जाता। भूमि बंदोबस्त की बात करें तो टिहरी रियासत का जो पहला भूमि बंदोबस्त है 1823 ईस्वी में सुदर्शन शाह के काल में ही हुआ था। सभासार ग्रंथ, ये सुदर्शन शाह जो थे ये साहित्य प्रेमी थे और उन्होंने सभासार ग्रंथ की रचना की। तो सभासार ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, स्वयं सुदर्शन शाह के द्वारा। इसमें 7 खंड है। सुदर्शन शाह को सूरत कवि भी कहा जाता है, तो सूरत कवि सुदर्शन शाह को ही कहा जाता है। वजीर की बात करें, इनके जो महामंत्री थे, सुदर्शन शाह का जो वजीर अर्थात महामंत्री दुर्गादत्त पैनुली था। ग्राम व्यवस्था की बात करें तो ग्रामों की व्यवस्था के लिए कमीण सयाणा नियुक्त थे सुदर्शन शाह के शासनकाल में, और राजस्व एकत्रित करने के लिए कामदार कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे जो सयाणा द्वारा नियुक्त होते थे। क्वेश्चन नंबर 4, 29 अगस्त 1946 को हुए अगस्त समझौता का मुख्य प्रावधान क्या था। तो जो 29 अगस्त 1946 को अगस्त समझौता हुआ, इसका मुख्य प्रावधान था प्रजामंडल के बंदियों की रिहाई और कार्य में बाधा न डालना। प्रजामंडल के कार्यों में कोई भी बाधा नहीं डालेंगे और इसके जो बंदी है इनकी रिहाई करेंगे। तो ये इसका मुख्य प्रावधान था अगस्त समझौता के। तो बी का इसका क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही है। डिटेल इस बारे में जान लेते हैं। तो ये जो समझौता है ये टिहरी दरबार और प्रजामंडल के बीच हुआ था। जो अगस्त समझौता है टिहरी दरबार और प्रजामंडल के बीच हुआ था। ये समझौता 29 अगस्त 1946 को, जिसे अगस्त समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रावधान क्या था, इसके तहत यह तय हुआ कि प्रजामंडल के जो बंदी सदस्य हैं इनको बिना शर्त मुक्त किया जाएगा और दरबार प्रजामंडल के कार्यों में कोई बाधा नहीं डालेगा। बाद में किसान नेता दौलत राम तथा कुछ अन्य राजनीतिक बंदियों को कारावास की सजा दी गई, जिस कारण ये अगस्त समझौता ये भंग कर दिया गया था। तो ये लास्ट में क्या हो गया था, ये भंग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर 2 सूचियां दी गई है। सूची 1 में यहाँ पर युद्ध के बारे में है और सूची 2 में है इसका जो परिणाम हुआ है और किस जिसके साथ ये युद्ध हुआ। तो आप देख सकते हैं ग्वालदम का युद्ध। ग्वालदम के युद्ध की बात करें तो ये किसके बीच हुआ था, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच हुआ था ग्वालदम का युद्ध। दूनागिरी युद्ध 1743 में, ये प्रदीप शाह की सहायता से इसका भुगतान किया गया था। दूनागिरी का युद्ध हुआ, इसमें रोहलों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। भंगाड़ी का युद्ध 1689 में हुआ था और इसका संबंध किससे है, फतेहपते शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था। तो इसका 2 हो जाएगा। और लंगूरगढ़ का युद्ध है, ये 1791 है। गोरखा आक्रमण हुआ था और यहाँ पर संधि हुई थी, 3000 रुपए की संधि हुई थी वार्षिक। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ग्वालदम का युद्ध, ए का यहाँ पर 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 4 हो गया। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं इस बारे में। जो ग्वालदम का युद्ध है ये बलभद्र शाह और चंद शासक रुद्रचंद के बीच हुआ था। बलभद्र शाह ने कत्यूरी शासक सुखल देव की मदद ली थी। तो उस समय कत्यूरी शासन भी शासन चल रहा था और कत्यूरी शासक सुखल देव की मदद ली थी और रुद्रचंद को हराया था। इसमें चंद सेनापति पुरुष पंत मारा गया था। दूनागिरी युद्ध की बात करें 1743 में, रोहिलों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था और प्रदीप शाह जो कि गढ़वाल का शासक था और कल्याणचंद उस समय कुमाऊं का शासक था। तो इन दोनों की संयुक्त सेना रोहिलों के विरुद्ध लड़ी थी और वहां पर हार गई थी। रोहिलों ने 3 लाख रुपए मांगे जो प्रदीप शाह ने कल्याणचंद को उधार दिए। भंगाड़ी के युद्ध की बात करें 1689 में, ये युद्ध फतेहपति शाह और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था। इसका वर्णन गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक में मिलता है। तो जो इनकी आत्मकथा है गुरु गोविंद सिंह की, तो विचित्र नाटक में इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। लंगूरगढ़ युद्ध की बात करें 1791 में, गोरखाओं ने गढ़वाल पर 1791 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया था गढ़वाल पर, और यह युद्ध लंगूरगढ़ जो पौड़ी गढ़वाल में है यहाँ पर हुआ था, इसलिए इस युद्ध को लंगूरगढ़ युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1 वर्ष तक ये लंगूरगढ़ किले पर गोरखाओं का घेरा रहा, लेकिन यहाँ पर कोई विजय नहीं हुआ, इसलिए इनको हटाने के लिए महाराज प्रद्युमन शाह ने गोरखाओं को 3000 रुपए वार्षिक कर देकर लंगूरगढ़ की संधि की और उनको वहां से तब वो वहां से हटे थे गोरखा। क्वेश्चन नंबर 6,
कठेत गर्दी के दौरान चलाए गए करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन यहाँ पर है और हमें बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है चुलकर के तहत, ये किससे संबंध है? कठेत गर्दी के दौरान। तो चुलकर जो कर था, इसके तहत जिसके घर में जितने चूल्हे होते थे उतने ही रुपये दरबार में देने पड़ते थे। तो ये तो कथन पहला सही है। कथन टू क्या है? स्यूदा सूपा कर का संबंध पालतू पशुओं की संख्या के आधार पर लिए जाने वाले अनाज से था। तो ये कथन दूसरा जो है ये गलत है। ये पशुओं की संख्या नहीं बल्कि महिलाओं की संख्या पर आधारित था। तो इसलिए कथन टू गलत है। तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, केवल और केवल एक कथन। कथन एक सही है कि कठेत गर्दी के दौरान जनता पर लगाए गए करों में जो चुलकर था ये प्रमुख कर था। इसका नियम था कि जिस परिवार के घर में जितने चूल्हे होंगे उतने ही रुपये कर के रूप में दरबार में जमा करने होंगे। तो जितने चूल्हे वहां पर जलते हैं उतने ही रुपये, उसी हिसाब से रुपये दरबार में जमा करने होते थे। कथन टू गलत क्या था? यहाँ पर जो स्यूदा सोपा कर है इसका संबंध पशुओं से नहीं बल्कि महिलाओं की संख्या पर आधारित था। इस नियम के अनुसार जिस परिवार में जितनी औरतें होती है उस परिवार को उतने ही सूपे, अनाज नापने का जो पात्र होता सूपा, इससे अनाज कर के रूप में देना पड़ता था। तो महिलाओं की संख्या के आधार पर ही उतने सूपे अनाज देना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 7 है सुदर्शन शाह के दरबार के साहित्यकारों और उनकी रचनाओं का सही मिलान कीजिए। तो 4 यहाँ पर दिए गए हैं और हमें देखना है कि इसमें से कौन कौन सही है। हरिदत्त शर्मा, इसके द्वारा सभाभूषण साहित्य की रचना की गई। तो पहला वाला कथन यहाँ पर सही है कि हरिदत्त शर्मा ने सभाभूषण नाम की जो साहित्य रचना की है। कुमुचानंद ने सुदर्शनोदया काव्य, तो ये भी सही है। मोलाराम सुदर्शन दर्शन, ये भी सही है। और हरिदत्त शर्मा इसने बाड़ाहाट प्रशस्ति की रचना की, ये भी सही। तो चारों ही यहाँ पर सही है। तो इसलिए हमारा उपयुक्त सभी डी वाला कथन सही हो जाएगा। हरिदत्त शर्मा ये सुदर्शन शाह के राजकवि थे और इन्होंने सभाभूषण, रामायण दीपिका और कामदूत काव्य, इन रचनाओं की यहाँ पर ग्रंथों की रचना की। सुदर्शन कालीन 2 बाड़ाहाट प्रशस्तियां भी इन्हीं के द्वारा रचित की गई है। तो जो बाड़ाहाट प्रशस्तियां हैं ये भी हरिदत्त शर्मा द्वारा ही रचित की गई है। कुमुचानंद, इन्होंने सुदर्शनोदया काव्य की रचना की है। और कवि मोलाराम सुदर्शन शाह से उचित सम्मान न मिलने पर इन्होंने सुदर्शन शाह की निंदा की और सुदर्शन दर्शन कविता लिखी। और इस कविता में राजा को सूम, कृपण, खशिया, नृप और ये शब्द कहे हैं सुदर्शन शाह को। सुदर्शन शाह स्वयं सूरत कवि के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने गोरखवाणी की भी रचना की थी। तो गोरखवाणी की रचना सुदर्शन शाह ने स्वयं की और ये सूरत कवि के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है टिहरी रियासत के भारत में विलय के संदर्भ में कौन सा तथ्य यहाँ पर सही नहीं है। तो पहला है विलय 1 अगस्त 1949 को हुआ उत्तर प्रदेश के 50वें जिले के रूप में। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा क्या है? विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसके हुए हैं? नरेंद्र शाह के। तो नरेंद्र शाह के नहीं हुए। तो देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा सही, नरेंद्र शाह की नहीं बल्कि मानवेंद्र शाह के हुए, परिपूर्णानंद के हुए हैं। टिहरी भारत का 48वां जिला बना, ये भी यहाँ पर गलत है। और विलय के समय राजा कीर्ति शाह थे, ये भी गलत है। तो इसलिए हमारा पहला वाला ही सही है। तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए विलय की बात करें तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ। इसे संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया। विलय के समय राजा मानवेंद्र शाह थे और जिन्होंने 15 जनवरी 1949 को विलय की मांग स्वीकार कर ली थी। और इसी पर हस्ताक्षर राजा के हुए थे, अंतिम राजा के और परिपूर्णानंद के हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर 2 सूचियां दी गई है और हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर है मानसा से संबंधित सूची है। मानपुर नगर, तो मानपुर नगर की स्थापना कहाँ की? इन्होंने श्रीनगर में यहाँ पर मानपुर नगर बसा है, श्रीनगर के आसपास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। मनोदय काव्य की रचना किसने की? इसी समय भरत कवि ने संस्कृत में। दापा तिब्बत जो अभियान हुआ था इसमें काकुआ मोर से सोना व मेढ़ा वसूला था, किसने? मानशाह ने, कर के रूप में। और भोट का थोकदार, ये क्या है? कौन नियुक्त किया गया? जीतू बगड़वाल। तो आप देख सकते हैं मानपुर नगर मानशाह ने, ये श्रीनगर में। ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 2 हो गया। तो 3-1-4-2। मानपुर नगर की बात करें तो मानशाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर में एक नए नगर मानपुर की स्थापना की थी। मानशाह के जो दरबारी कवि थे भरत कवि, ज्योतिक राय जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने संस्कृत में मनोदया काव्य की रचना की,
जिसमें राजा की तुलना भीम और सूर्य से की गई है। दापा अभियान की बात करें तो मानशाह ने तिब्बत, जिसे दापा कहते हैं, इसके शासक काकुआ मोर पर आक्रमण कर उसे हराया और संधि के तहत काकुआ मोर को प्रतिवर्ष 1.25 सेर सोना और 4 सींग वाला मेढ़ा देना पड़ा। भोट का थोकदार किसे नियुक्त किया गया? जीतू बगड़वाल को। तो मानशाह ने प्रसिद्ध वीर जीतू बगड़वाल को भोट दापा क्षेत्र का थोकदार नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुरिया नैथाणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं कि पुरिया नैथाणी को गढ़वाल का चाणक्य और नाना फडणवीस कहा जाता है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा है, इसने 1668 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में जाकर गढ़वाल पर जजिया कर लगाने की सहमति दी थी। तो दूसरा कथन ये सही नहीं है। ये गया तो था औरंगजेब के दरबार में, लेकिन जजिया कर को हटाने के लिए, तो इसलिए केवल पहला कथन इसका सही है। डिटेल जान लेते हैं। तो पुरिया नैथाणी फतेहपति शाह के दरबार के 2 प्रमुख मंत्री, पहला हो गया पुरिया नैथाणी, दूसरा है शंकर दत्त डोभाल में से एक था। उनकी कूटनीति, सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें गढ़वाल का चाणक्य और नाना फडणवीस की उपमा दी जाती है। दूसरे कथन की बात करें तो 1668 ईस्वी में फतेहपति शाह ने पुरिया नैथाणी को मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में इसलिए भेजा था ताकि गढ़वाल को जजिया कर से छूट मिल सके, और पुरिया नैथाणी ने अपनी चालाकी और कूटनीति से औरंगजेब को मना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने गढ़वाल पर जजिया कर नहीं लगाया। क्वेश्चन नंबर 11, भवानी शाह के शासनकाल और उत्तराधिकारी संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए जो हमें बताना है इनमें से सही कथन। तो पहला है कि भवानी शाह सुदर्शन शाह का ज्येष्ठ पुत्र था, लेकिन शेर शाह ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। तो ये तो सही जवाब है, पहला वाला कथन सही है। शेर शाह का, भवानी शाह वो था ज्येष्ठ था, लेकिन जो शेरशाह था छोटा भाई, इसने गद्दी पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह 9 महीने तक सिंहासन पर बैठा, तो ये भी जानकारी सही है। कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने टिहरी आकर 1859 में विवाद को सुलझाया था। देखिए, कुमाऊं कमिश्नर तो टिहरी आया था, लेकिन ट्रेल नहीं था उस समय बल्कि हेनरी रैमजे था, तो इसलिए तो तीसरा है, ये कथन गलत है। और भवानी शाह की माता का नाम गुण देवी था, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और फोर्थ, तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। भवानी शाह सुदर्शन शाह का ज्येष्ठ पुत्र था और माता का नाम था गुण देवी। सुदर्शन शाह ने भवानी शाह को उत्तराधिकारी घोषित किया था। यहाँ पर षड्यंत्र रचा गया। सुदर्शन शाह की जो छोटी रानी थी खनेटी, इसने अपने पुत्र शेरशाह को भड़काकर गद्दी पर बिठा दिया और शेरशाह 9 महीने तक सिंहासन पर बैठा रहा। इस विवाद का निपटारा करने के लिए तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे टिहरी आकर इन्होंने हस्ताक्षर किया और 24 अक्टूबर 1859 को 1859 को भवानी शाह का राज्याभिषेक हुआ और शेर शाह को देहरादून में नजरबंद कर दिया गया। तो यहाँ पर शेर शाह को क्या कर दिया था? देहरादून में नजरबंद कर दिया गया था और भवानी शाह का राज्याभिषेक किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, पंवारकालीन प्रशासन में गोलदार और चणु का क्या कार्य था? तो गोलदार और चणु, इनका कार्य क्या था? गोलदार ये राजधानी सुरक्षा अधिकारी होता था और चणु तीव्रगामी संदेश वाहक होता। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। देखिए, जो गोलदार है ये राजधानी का सुरक्षा अध्यक्ष अर्थात सुरक्षा अधिकारी होता था। चणु ये तीव्रगामी संदेश वाहक होता जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता था। यहाँ पर अन्य अधिकारी की बात करें, फौजदार होता था जो प्रज्ञा का सैनिक शासक होता, और मुख्तार जिसे जो वजीर और महामंत्री जिसे हम बोलते हैं मुख्तार होता, जो राज्य का सर्वोच्च मंत्री होता था। पंवार काल के प्रशासन की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 सूचियां दी गई है और हमें सूची को सुमेलित करना है। सूची 1 में यहाँ पर रचनाएं दी गई है और सूची 2 में जो कवि हैं रचनाकार हैं। देखिए, रामायण प्रदीप, तो रामायण प्रदीप ये रचना किसने की है? मेघाकर शर्मा ने। सभासार सुदर्शन शाह ने। वृंत कौमुदी ये रचना मतीराम की है और फतेह शाह जो कि कर्ण ग्रंथ है यह है जटा शंकर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए का हो गया 2, बी का 4, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। रामायण प्रदीप, इसकी रचना प्रदीप शाह के जो सभा कवि थे मेघाकर शर्मा ने की थी। और सभासार ये टिहरी रियासत के पहले राजा सुदर्शन शाह जिनका की उपनाम था सूरत कवि, तो इनकी रचना है और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है जिसमें कुल 7 खंड थे। तो 7 खंड। तो सभासार की रचना स्वयं
सुदर्शन साहनी की है। वृंत कौमुदी की बात करें तो ये जो रचना है ये रीतकालीन कवि मतीराम ने की है, जिसे छंद सागर पिंगल भी कहते हैं। मतीराम ने फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से की थी। इसमें फतेह शाह जो कि कर्ण ग्रंथ है, ये ग्रंथ जटाशंकर द्वारा लिखा गया है, जो फतेहपति शाह के दरबारी विद्वान थे। तो दरबारी कवि थे फतेह शाह के, जो कि फतेह शाह कर्ण ग्रंथ लिखा गया है जटाशंकर ने इनके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भंगाड़ी युद्ध 1689 की बात है। संदर्भ में यहाँ पर कथन दिए गए हैं, तो दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहले ये युद्ध फतेहपति शाह और सिरमौर शासक मेदिनी प्रकाश के बीच लड़ा गया था, तो ये गलत है। पहला कथन तो यहाँ पर गलत है। ये किसके बीच हुआ था? फतेहपति शाह और सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ हुआ था। और इस युद्ध का मुख्य कारण मेदिनी प्रकाश द्वारा गुरु गोविंद सिंह को पांवटा में दुर्ग निर्माण हेतु दी गई भूमि, जो कि गढ़वाल सीमा में थी, तो ये सही है। दूसरा कथन यही इसका कारण था युद्ध का, तो केवल कथन 2 हमारा सही है, केवल बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कथन 1 की बात करें तो भंगाड़ी का युद्ध 1689 में फतेहपति शाह और सिख गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था। सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश के साथ फतेहपति शाह का तो सिरमौर का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो मेदिनी प्रकाश है और फतेहपति शाह के बीच क्या हुआ था? सिरमौर का युद्ध हुआ था। और जो भंगाड़ी का युद्ध है ये किस किस के बीच हुआ था? फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच। ठीक है, और जो सिरमौर का युद्ध हुआ 1685 में हुआ था। कथन 2 की बात करें तो 1685 में सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह को यमुना किनारे पांवटा में दुर्ग बनाने के लिए भूमि दान दी। और विवाद का कारण था कि भूमि वास्तव में गढ़वाल राज्य की सीमा के अंदर आती थी, और इसी अतिक्रमण के विरोध स्वरूप 1689 में यह युद्ध हुआ। और इस युद्ध का उल्लेख गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में भी किया है। क्वेश्चन नंबर 15, भवानी शाह के समय हुए विद्रोहों और वन प्रबंधन के बारे में क्या सही है? तो देखिए, पहला है भवानी शाह के शासनकाल में पहला विद्रोह अठुर विद्रोह था, तो ये जो है गलत है। पहला विद्रोह अठुर विद्रोह नहीं था, बल्कि जौनपुर परगना में शुरू हुआ था पहला विद्रोह, तो इसलिए पहला कथन तो ये गलत है। 1860 में भवानी शाह ने विल्सन्स को वनों का ठेका दिया था, और ये कथन आपका सही है। अगला है 1861 में हेनरी रैमजे ने 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था लगा थी, ये भी सही है। और जौनपुर परगना विद्रोह को ब्रिटिश सरकार की सहायता से शांत कर दिया गया था, तो ये भी कथन सही है। तो केवल पहला ही कथन यहाँ पर गलत है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 एंड 4 ये सही है। प्रथम विद्रोह की बात करें तो भवानी शाह के शासनकाल में जो पहला विद्रोह है वो हुआ जौनपुर परगना, यहाँ पर शुरू हुआ था, जिसे शेर शाह ने भड़काया था, और ये ब्रिटिश सहायता से शांत हुआ था। तो भवानी शाह के समय भड़काया किसने था? शेर शाह ने। वन ठेका की बात करें तो भवानी शाह ने 1860 ईस्वी में विल्सन्स को वनों का ठेका दिया था, और विल्सन्स ने वनों की अंधाधुंध कटाई की थी, जिससे भवानी शाह के काल में अधिकांश वन समाप्त हो गए थे। अठुर विद्रोह की बात करें तो अठुर विद्रोह भवानी शाह के समय पुनः पनपने लगा था, लेकिन 1861 में हेनरी रैमजे ने 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था लागू की, जिससे अठुर के कृषक शांत हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, टिहरी रियासत में जो कर है टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत सिरती और डांड क्या थे? तो सिरती और जो डांड क्या कर थे इसमें? तो देखिए, सिरती कर था भूमि कर, सिरती एक भूमि कर था, और डांड अपराधियों से लिया जाने वाला ये अर्थदंड था, ये पेनल्टी थी अपराधियों के लिए, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। सिरती ये राज्य का प्रमुख भूमि कर था, लैंड टैक्स था। डांड की बात करें तो अपराधियों से लिया जाने वाला अर्थदंड था। इसके अलावा भेंट की बात करें तो ये अधीनस्थ गढ़पतियों, कमीणों और प्रजा द्वारा राजा को दी जाने वाली भेंट होती थी। इसके शासन में भेंट प्रचलित था। राज्यों को मंडलों, परगना, ठीक है। जो टिहरी रियासत की बात करें तो यहाँ पर जो भेंट है इसमें राज्यों को मंडलों परगना में बांटा गया था। मंडल जो कि परगना, इसका जो असैनिक पदाधिकारी होता है इसको बोलते हैं कमीण, थोकदार, और जो सैनिक पदाधिकारी होता है इसे बोलते हैं फौजदार। ठीक है, तो टिहरी रियासत की बात हो रही है यहाँ पर, और इनमें परगनों को पट्टी में बांटा गया था, और जिनका मुखिया होता सयाना। पट्टी में अन्य पदाधिकारी होते हैं लेखवार, करदार और पंच, और न्याय के लिए गांव में पंचायतें स्थापित थी टिहरी रियासत के समय। और यहीं पर सिरती और डांड ये दोनों है, तो सिरती में भूमिकर होता था और डांड एक अर्थदंड होता था। और भेंट क्या होता था? ये जो गढ़पति होते, कमीण और प्रजा,
इन सबके द्वारा राजा को दी जाने वाली जो भेंट होती थी उसे हम भेंट कहते थे। क्वेश्चन नंबर 17, दो सूचियां यहाँ पर दी गई है, हमें यहाँ पर मिलान करना है। सूची एक में है टिहरी के निर्माण कार्य संबंधित और दूसरा में है जो शासक। अंग्रेजी स्कूल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, इसकी स्थापना किसने की है, यह कार्य किसका है, यह है प्रताप शाह ने यह काम किया। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसके द्वारा की गई, कीर्ति शाह। पुराना दरबार, ये स्थापना किसने की है, सुदर्शन शाह। और नरेंद्र नगर राजधानी नरेंद्र शाह ले गए। तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन हमारे यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेजी स्कूल और प्रेस प्रताप शाह ने 1883 में प्रताप शाह ने टिहरी में पहला अंग्रेजी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। बैंक ऑफ गढ़वाल की बात करें तो कीर्ति शाह ने किसानों और जनता की आर्थिक मदद के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल जो कि कृषि बैंक था इसकी स्थापना की। पुराना दरबार, ये सुदर्शन शाह ने 1848 में टिहरी में अपने निवास हेतु त्रिखंडीय भवन का निर्माण शुरू कराया जिसे पुराना दरबार कहा जाता है। और नरेंद्र नगर की बात करें तो नरेंद्र नगर नरेंद्र शाह ने 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की और 1925 में अपनी राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 18, फतेहपति शाह द्वारा जारी की गई मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है इसने अष्टकोणीय रजत मुद्रा जो कि चांदी की मुद्रा थी जारी करवाई थी। तो पहला कथन सही है। कथन 2 क्या है, समुद्रगुप्त के उपरांत इसी शासक ने छंदबद्ध मुद्रा लेख खुदवाया था। तो दोनों ही यहाँ पर कथन सही है। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के बाद दूसरा शासक कौन था, फतेहपति शाह था जिसने छंदबद्ध मुद्रा लेख खुदवाया था। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कथन ए की बात करें तो फतेहपति शाह ने अपने शासनकाल में विशेष प्रकार की अष्टकोणीय 8 कोनों वाली रजत मुद्रा जो कि चांदी के सिक्के जारी करवाई थी जो उसकी समृद्धि का प्रतीक थी। दूसरे कथन की बात करें तो भारतीय इतिहास में गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बाद फतेहपति शाह ही वह शासक था जिसने अपनी मुद्राओं पर छंदबद्ध मुद्रा लेख काव्यात्मक लेख खुदवाया था और ये उसकी साहित्यिक अभिरुचि को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रताप शाह के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है उन्होंने 1873 में जूली पैमाइश नामक व्यू व्यवस्था करवाई थी। तो पहला कथन भी सही है। यहाँ पर क्या है, प्रताप शाह ने 1873 में जूली पैमाइश ये व्यू व्यवस्था करवाई थी और इसने राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त किया और करदार की नियुक्ति की। तो ये भी सही है। तीसरा है उन्होंने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले प्रथम शासक के रूप में 1883 में इन्होंने स्कूल खोला। तो ये भी सही है। और 1877 में इन्होंने प्रताप नगर बसाया था। तो ये तो सभी कथन सही है, तो इसलिए उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रताप शाह ने 1873 में नई भू व्यवस्था करवाई जिसे जूली पैमाइश कहा जाता है। तो ये प्रताप शाह ने करवाया है 1873 में। प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो उन्होंने राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त किया और प्रत्येक में एक एक कारदार जो कि कर वसूलने वाला होता था नियुक्त किया ताकि राजस्व लेने में कठिनाई न हो। अंग्रेजी शिक्षा की बात करें तो प्रताप शाह का प्रथम शासक था जिसने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की। उन्होंने 1883 ईस्वी में एक अंग्रेजी स्कूल 8वीं कक्षा तक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की और 1877 ईस्वी में प्रताप शाह ने अपने नाम पर एक नगर बसाया जिसका नाम रखा गया प्रताप नगर। क्वेश्चन नंबर 20, पंवार वंश की भूमि अनुदान के प्रकारों में रौत भूमि किसे दी जाती थी। रौत भूमि किसे दी जाती, विशिष्ट साहस व वीरता प्रदर्शित करने वाले सैनिक को रौत भूमि दी जाती। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। रौत भूमि ये विशिष्ट साहस और वीरता प्रदर्शित करने वाले सैनिकों को पुरस्कार स्वरूप दी जाती थी। विष्णु प्रीति की बात करें तो ब्राह्मणों या मंदिरों को दी जाने वाली भूमि होती थी विष्णु प्रीति। जागीर भूमि राजा अधिकारियों को सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को बोलते थे जागीर भूमि। और एक मुयाली भूमि होती थी, मुयाली नाम पर चलित था इस समय। भूस्वामी की यदि मृत्यु हुई और यदि उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो इसे मुयाली भूमि कहते थे और ये भूमि फिर राजा को चली जाती, ये राज्य की संसाधन हो जाता है ये मुयाली भूमि। क्वेश्चन नंबर 21, राजा प्रदीप शाह 1717 से 1773 के इसका शासनकाल है। इसके संदर्भ में यहाँ पर कथन दिए गए हैं और हमें बताना है सही कथन। पहला है 5 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठने वाले प्रदीप शाह की संरक्षिका राजमाता जिया कनक दी थी। तो सही कथन है। दूसरा है प्रदीप शाह ने सिख गुरु
सिख गुरुद्वारा निर्माण कराया। प्रदीप शाह ने सिख गुरुद्वारा निर्माण के लिए देहरादून में 4 गांव दान दिए थे। तो दूसरा कथन भी सही है। तो ये दोनों ही काम, ये काम भी किसने किया? प्रदीप शाह ने। और 5 वर्ष में गद्दी पर बैठा और संरक्षक थी राजमाता जिया कनक दी। तो दोनों ही कथन यहां पर सही है। तो ए और बी दोनों। तो सी ऑप्शन यहां पर सही जवाब हो जाएगा। तो प्रदीप शाह दिलीप शाह के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के समय वे बहुत छोटे थे, इसलिए मात्र 5 वर्ष की उम्र में 52वें राजा बने थे प्रदीप शाह। उनके शासन के शुरुआती वर्षों में राजमाता जिया कनकदेवी ने उनकी संरक्षिका के रूप में कार्यभार संभाला। कथन 2 की बात करें तो प्रदीप शाह का सिखों के साथ अच्छा संबंध रहा है। उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारा निर्माण के लिए 4 गांव दान में दिए और इन गांवों के नाम थे धमवाला, पंडितवाड़ी, मियावाला और भूपतवाला। तो ये 4 गांव दान किए प्रदीप शाह ने। क्वेश्चन नंबर 22, नरेंद्र शाह के राज्याभिषेक और उनकी अल्पाई के दौरान गठित संरक्षण समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहां पर सही है? तो इसमें कौन सा कथन है? नरेंद्र शाह का राज्याभिषेक 21 वर्ष की आयु में हुआ था। तो देखिए यहां पर 21 नहीं बल्कि 15 वर्ष, ठीक है, तभी तो यहां पर संरक्षण हुआ, संरक्षण समिति हुई क्योंकि उस टाइम में छोटे थे। तो 15 वर्ष की आयु में, तो पहला कथन तो गलत है। संरक्षण समिति की अध्यक्षता केवल ब्रिटिश अधिकारी ने की, ये भी गलत है। राजमाता नेपोलिया की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय संरक्षण समिति बनी जिसके बाद में अंग्रेज अधिकारी अध्यक्ष रहे। तो ये सही है। तो सी वाला कथन यहाँ पर, केवल सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। संरक्षण समिति में कुल 10 सदस्य थे और इसका अध्यक्ष दीवान होता, ये भी गलत है। तो केवल सी वाला यहाँ पर सही है। अल्पायु में राज्याभिषेक हुआ नरेंद्र शाह का मात्र 15 वर्ष की आयु में, जिस कारण वे शासन चलाने में असमर्थ थे और प्रशासन चलाने के लिए राजमाता नेपोलिया की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय संरक्षण समिति का गठन किया गया। पहले राजमाता नेपोलिया अध्यक्ष रही और उनके बाद अंग्रेज अधिकारी सेमियर व म्योर ने इस समिति की अध्यक्षता की। 4 अक्टूबर 1919 को विजयदशमी के दिन 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर नरेंद्र शाह औपचारिक रूप से सिंहासन पर बैठे और उन्हें पूर्ण शासन संभाला 21 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 23, दूनागिरी के युद्ध जो कि 1743 ईस्वी की बात है, यहां पर 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है। यह युद्ध केवल कुमाऊं सेना और रोहिलों के मध्य लड़ा गया। तो पहला तो गलत है, यहां पर यह संयुक्त रूप से लड़ा गया था। कुमाऊं की सेना और गढ़वाल दोनों ही सेनाओं ने रोहिलों के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा। तो इसलिए पहला कथन यहां पर क्या है? ये गलत है, ठीक है। दूसरा है, युद्ध के बाद हुई संधि में प्रदीप शाह ने कुमाऊं नरेश कल्याणचंद को 3 लाख रुपए उधार देकर सहायता की। था दूसरा कथन सही है। तो केवल यहां पर बी कथन सही है। 1743 में जब रोहिलों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया तो कुमाऊं नरेश कल्याणचंद चतुर्थ ने गढ़वाल राजा प्रदीप शाह से मदद मांगी और दूनागिरी का युद्ध गढ़वाल और कुमाऊं की सम्मिलित सेना ने मिलकर रोहिलों के विरुद्ध लड़ा, जिसमें जो सम्मिलित सेना थी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही यहां पर हार गए थे। युद्ध में हारने के बाद रोहिलों ने संधि के बदले कुमाऊं नरेश से 3 लाख रुपए की मांग की। उस समय कल्याणचंद के पास धन नहीं था, इसलिए गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह ने उदारता दिखाते हुए 3 लाख रुपए की राशि उधार दी थी। क्वेश्चन नंबर 24, राजा नरेंद्र शाह ने किस वर्ष अपनी रानियों के साथ देवलगढ़ की यात्रा की और कुलदेवी राजराजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो ये जीर्णोद्धार कब कराया था राजराजेश्वरी मंदिर का? 1921 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। 1921 में नरेंद्र शाह ने रानियों के साथ देवलगढ़ की धार्मिक यात्रा की। 1916 में नरेंद्र शाह का विवाह हुआ था क्यूंठल की राजकुमारी कमलेंदुमती और इंदुमती के साथ। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने पंवार वंश की जो कुलदेवी है राजराजेश्वरी, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 1921 में इस वर्ष टिहरी में प्रथम जनगणना और नरेंद्र नगर की स्थापना भी हुई। तो 1921 की घटनाएं हो गई। एक यहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, प्रथम जनगणना हुई टिहरी में और नरेंद्र नगर की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर अब है 25, गढ़वाल चित्रकला शैली के महान चित्रकार मोलाराम की वंशावली का सही क्रम, सही जो आरोही क्रम है पिता से पुत्र की ओर, कौन सा सही है? तो देखिए सही है हरदास का पुत्र हुआ हीरालाल का पुत्र हुआ मंगतराम का पुत्र हुआ मोलाराम, जो कि सबसे प्रसिद्ध चित्रकार है मोलाराम पंवार वंश के।
तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। वंशावली की बात करें तो हरदास ये आया था 1658 में, गढ़वाल आया था। इसका पुत्र हीरालाल, फिर मंगतराम और फिर मोलाराम। मोलाराम इस शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने गए। गढ़वाल चित्रशैली का विकास सर्वाधिक पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में हुआ था। हुआ क्या था कि 1658 में शाहजहां के दो दरबारी चित्रकार, एक तुंवर श्यामदास और दूसरा हरदास, ये पृथ्वीपति शाह के दरबार में पहुंचे। हरदास का पुत्र हीरालाल, फिर हुआ मंगतराम, उसके बाद उसका पुत्र मोलाराम। मोलाराम तोमर को गढ़वाल चित्रशैली का सबसे महान चित्रकार माना जाता है। मोलाराम तोमर के चित्रों में गढ़वाल चित्रशैली अपने चरम विकास पर पहुंच गई थी। और अब देखिए, जो गढ़वाल चित्रशैली का विकास कब हुआ था सबसे सर्वाधिक? पृथ्वीपति शाह, क्योंकि इसी के शासनकाल में ये लोग यहाँ पहुंचे थे। कौन पहुंचा था? तुंवर श्यामदास और हरदास, शाहजहां के दो दरबारी थे। 1658 की बात है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रताप शाह द्वारा समाप्त की गई कुप्रथाओं में कौन सी शामिल थी? तो प्रताप शाह ने यहाँ पर कौन सी कुप्रथाओं को शामिल किया है? पहला है पाला, दरबार में दूध घी पहुंचाना, तो ये भी सही है, ये वाली प्रथा प्रताप शाह ने समाप्त की। दूसरी है खण बेगार, ये भी समाप्त की। विशाह अन्न रूप में कर पहुंचाना, ये भी शामिल की। तिहाड़ कर, तो ये तो इस समय की प्रथा नहीं थी, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इसलिए सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कुप्रथा की समाप्ति की 1885 में महारानी गुलेरिया की सलाह पर प्रताप शाह ने राज्य में प्रचलित 3 कुप्रथाओं को समाप्त किया। पहला था पाला, जो कि दरबार में घी दूध मुफ्त में पहुंचाया जाता यहाँ पर। और खण था बेगार प्रथा, और विशाह था अन्न रूप में कर पहुंचाना। तिहाड़ कर का संबंध सुदर्शन शाह के समय था। इस समय 1851 के अठुर विद्रोह से है। ठीक है दोस्तों, तिहाड़ कर का संबंध है 1851 के अठुर विद्रोह से, जो कि सुदर्शन शाह के समय का है। क्वेश्चन नंबर 27, कीर्ति शाह के संरक्षिका राजमाता गुलेरिया रानी के कार्यों के संबंध में यहां पर कौन से कथन सही है? तो उन्होंने 1886 से 1892 तक कीर्ति शाह की संरक्षिका के रूप में कार्य किया। तो देखिए, इन्होंने संरक्षिका के रूप में कार्य तो किया था, लेकिन इन्होंने तुरंत नहीं, बल्कि पहले तो इसके चाचा ने यहाँ पर क्या था, तो ये 1886 से शुरू नहीं होता, तो इसलिए पहला कथन गलत है। यूपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर अल्फ्रेड कोलविन ने उनके शासन प्रबंधन की प्रशंसा की, जानकारी सही है। उन्होंने टिहरी में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का निर्माण किया, ये भी सही है। उन्होंने 16 मार्च 1892 को कीर्ति शाह को राज्यभार सौंपा, ये भी सही है। तो इसलिए दूसरा, तीसरा और चौथा, इसलिए यहां पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, संरक्षिका काल की बात करें तो कीर्ति शाह केवल 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे। पहले उनके चाचा विक्रम शाह को संरक्षक बनाया गया, लेकिन उनकी अकुशलता के कारण 1 वर्ष पश्चात रानी गुलेरिया ने स्वयं कार्यभार संभाला था। तो इसलिए वो 1886 ने बल्कि 1887 से संरक्षिका रही। संयुक्त प्रांत, जो कि उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर अल्फ्रेड कोलविन ने टिहरी आकर रानी गुलेरिया के शासन प्रबंधन की प्रशंसा की थी। रानी गुलेरिया ने टिहरी में बद्रीनाथ, केदारनाथ, रंगनाथ और गंगा माता मंदिरों का निर्माण करवाया था। उन्होंने 18 साल की उम्र होने पर 16 मार्च 1892 को कीर्ति शाह को राज्यभार सौंपा और स्वयं तपस्या करने चले गए। तो 18 साल की उम्र में कीर्ति शाह क्या बना? राजा बना। क्वेश्चन नंबर 28, नरेंद्र शाह के शासनकाल की घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो समय के आधार पर इन्हें व्यवस्थित करना है। देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले इसके शासनकाल में क्या चीज हुई थी। सबसे पहला हुआ था प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना नरेंद्र शाह ने करवाई थी, प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना। फिर नरेंद्र नगर में कन्या पाठशाला की स्थापना हुई थी इसके शासनकाल में। फिर टीका विधान पारित किया इसके द्वारा, नरेंद्र शाह ने टीका विधान पारित किया। और फिर लास्ट में तो राजा ने त्याग पत्र दिया, तो ये तो सबसे अंतिम ही आएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 3, 2, 1 और 4। देखिए, प्रताप इंटर कॉलेज 1940 में इसकी स्थापना हुई। कन्या पाठशाला 1942 में राजमाता नेपोलिया द्वारा। टीका विधान 1943 में। इससे पहले रियासत में कीर्ति शाह ने, जो कि नरेंद्र शाह के पिता थे, टीकाकरण की शुरुआत कर दी थी, लेकिन नरेंद्र शाह ने इसे 1943 में टीका विधान पारित कर इसे कानूनी रूप से व्यवस्थित और अनिवार्य बना दिया था। इसका उद्देश्य क्या था? रियासत में चेचक, जो स्मॉल पॉक्स था, जैसी संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए अनिवार्य टीकाकरण की व्यवस्था करना था। इसने अक्टूबर 1946 में त्याग पत्र दिया था।
क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 और सूची 2 यहां पर सम्मिलित करना है। सूची 1 में कुइलीगढ़ और सूची 2 में इनकी जातियां हैं। तो कुइलीगढ़ का संबंध किस जाति से? साजवान जाति से। उपगढ़ का संबंध है चौहान जाति से। नागपुरगढ़ का है नाग जाति से। और कोलीगढ़ का संबंध है बछवाण जाति से। तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। देखो, कुइलीगढ़ सजवान जाति, उपगढ़ चौहान, कप्पूगढ़ का ये चौहान था, कप्पू चौहान का गढ़। नागपुरगढ़ हो गए नाग जाति और कोलीगढ़ हो गए बछवाण जाति। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पंवारकालीन मुद्रा विनिमय प्रणाली के अनुसार एक गढ़वाली रुपया कितने तिमासी के बराबर था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए और सही जवाब को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट में, तो विजिट कीजिए जरधारीclasses.in। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं जरधारीclasses.in। आप हमारे ई बुक स्टोर पहुंच जाएंगे जहां पर जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स देखने को मिल जाएंगे। इंडियन करंट अफेयर हो गए, उत्तराखंड करंट अफेयर हो गए, पिछले यहाँ पर 110 प्लस पेपर है, पिछले 13 से 14 सालों के यहाँ पर पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। उत्तराखंड ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गए, मॉडल पेपर हो गए, डिस्ट्रिक्ट सीरीज हो गए, हिंदी के नोट्स हो गए, करंट अफेयर, ये सभी नोट्स आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और वीडियो कोर्स चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा जरधारी क्लासेस ऐप पे, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी आप पिन किया है जरधारी क्लासेस का ऐप, इसको इंस्टॉल जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, क्लास नोट्स और वीडियो कोर्सेज वहां पर आप देखने को मिल जाएंगे। तो जरधारी क्लासेस ऐप में भी विजिट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।